जय माता दी माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता राजपूत वर्सेटाइल। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे। मैं भगवान से यही प्रे करूँगी कि सब मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं सब लोग हेल्दी हों। तो चलिए गाइस, बिना विलम्ब किए मैं बता देती हूँ कि आज आपको लगातार कई कहानियाँ इस वीडियो में सुनाने जा रही हूँ, तो कहानी ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए बिना विलम्ब किए स्टार्ट करते हैं। पहली कहानी। एक समय की बात है कि एक गांव में एक बहुत उदार तथा दयालु नन्ही लड़की रहती थी। वो थी तो अनाथ, पर ऐसा लगता था जैसे सारा संसार उसी का है। वो सभी से प्रेम करती थी और दूसरे सब भी उसे बहुत चाहते थे। पर दुख की बात ये थी कि उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। एक दिन इस बात से वो इतनी दुखी हुई कि उसने किसी को कुछ बताए बिना ही अपना गांव छोड़ दिया। वो जंगल की ओर चल दी। उसके हाथ में बस एक रोटी का टुकड़ा था। वो कुछ ही दूर गई थी कि उसने एक बूढ़े आदमी को सड़क के किनारे बैठे देखा। वो बूढ़ा बीमार सा लगता था। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र था। उसके लिए स्वयं रोटी कमाना उसके बस का काम नहीं था, इसलिए वो भीख मांग रहा था। उसने आशा से लड़की की ओर देखा। ओ प्यारी नन्ही बिटिया, मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मेहनत मजदूरी करने की मेरे शरीर में शक्ति नहीं। 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। मुझ पर दया करो और मुझे कुछ खाने को दो। वो बूढ़ा व्यक्ति गिड़गिड़ाया। नन्ही लड़की स्वयं भी भूखी थी। उसने रोटी का टुकड़ा इसलिए बचा रखा था ताकि खूब भूख लगने पर खाए। फिर भी उसे बूढ़े व्यक्ति पर दया आ गई। उसने अपना रोटी का टुकड़ा बूढ़े को खाने के लिए दे दिया। वो बोली, बाबा, मेरे पास बस ये रोटी का टुकड़ा है, इसे ले लो। काश मेरे पास और कुछ होता। इतना कहकर और रोटी का टुकड़ा देकर वो आगे चल पड़ी। उसने मुड़कर भी नहीं देखा। वो कुछ ही दूर और आगे गई थी कि उसे एक बालक नजर आया जो ठंड के मारे कांप रहा था। उदार और दयालु तो वो थी ही। उस ठिठुरते बालक के पास जाकर बोली, भैया, तुम तो ठंड से मर जाओगे। मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकती हूँ? बालक ने दयनीय नज़रों से नन्ही लड़की की ओर देखा। हाँ दीदी, यहाँ ठंड बहुत है। सिर छिपाने के लिए घर भी नहीं है मेरे पास। क्या करूं? तुम्हारी बहुत कृपा होगी यदि तुम मुझे कुछ सिर ढकने के लिए दे दो। छोटा बालक कांपता हुआ बोला। नन्ही लड़की मुस्कुराई और उसने अपने टोपी यानी हैट उतारकर बालक के सिर पर पहना दी। बालक को काफ़ी राहत मिली। भगवान करे सबको तुम्हारे जैसी दीदी मिले। तुम बहुत उदार व कृपालु हो। बालक ने आभार प्रकट करते हुए कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे। लड़की मुंह से कुछ बोली नहीं, केवल बालक की ओर प्यार से मीठी सी मुस्कुराहट के साथ देखकर आगे बढ़ गई। वो सिर झुकाकर कुछ सोचती चलती रही। आगे जंगल में नन्ही लड़की को एक बालिका ठंड से कपकपाती हुई मिली, जैसे भाग्य उसकी परीक्षा लेने पर तुला था। वो छोटी सी बालिका के शरीर पर केवल एक पतली सी बनियान थी। बालिका की दयनीय दशा देखकर नन्ही लड़की ने अपना स्कर्ट उतारकर उसे पहना दिया और ढांढस बंधाया, बहना, हिम्मत मत हारो, भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। अब नन्ही लड़की के तन पर केवल स्वेटर रह गया था। वो स्वयं ठंड के मारे कांपने लगी, परंतु उसके मन में संतोष था कि उसने एक ही दिन में इतने सारे दुखियों की सहायता की थी। वो आगे चलती गई। उसके मन में कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं था कि उसे जाना कहाँ है। अंधेरा गिरने लगा था। चांद बादलों के पीछे से लुका छिपी का खेल खेल रहा था। साफ साफ दिखाई देना भी अब बंद हो रहा था, परंतु नन्ही लड़की ने अंधेरे की परवाह किए बिना ही अनजानी मंजिल की ओर चलना जारी रखा। एकाएक सिसकियों की आवाज़
उसके कानों में पड़ी। ये कौन हो सकता है? वो स्वयं से बड़बड़ाई। उसने रुककर चारों ओर आंखें फाड़ कर देखा। ओह, एक नन्हा सा बच्चा। नन्ही लड़की को एक बड़े पेड़ के पास एक छोटे से नंगे बच्चे की आकृति नजर आ गई थी। वो उस आकृति के निकट पहुंची और पूछा, नन्हे भैया, तुम क्यों रोते हो? ओह हाँ, तुम्हारे तन पर तो कोई कपड़ा ही नहीं है। हे भगवान, इस बच्चे पर दया करो। ये कैसा अन्याय है कि एक छोटा सा बच्चा इस सर्दी में नंगा ठंड से जम रहा है। उसका गला रूंध गया था। नन्हे बच्चे ने कांपते हुए और सिसकते हुए कहा, दीदी, बहुत कड़ाके की सर्दी है, मुझ पर दया करो, कुछ मदद करो। हाँ नन्हे भैया, मैं अपना स्वेटर उतार कर तुम्हें दे रही हूँ, बस यही कपड़ा है मेरे पास, लेकिन तुम्हें इसकी मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा कहते हुए नन्ही लड़की ने स्वेटर छोटे बच्चे को पहना दिया। अब उसके पास तन पर कपड़े के नाम पर एक धागा भी नहीं रह गया था। वो रुकी नहीं, चलती रही। इसी प्रकार चलते चलते वो जंगल में एक खुली जगह जा पहुंची। वहाँ से आकाश दिख रहा था और दिख रहे थे बादलों से लुका छिपी खेलता चांद तथा टिमटिम करते तारे। अब सर्दी बढ़ गई थी और ठंड असहनीय हो गई थी। नन्ही लड़की का शरीर बुरी तरह से कांपने लगा था और दांत किटकिटा रहे थे। उसने सिर उठाकर आकाश की ओर देखा और एक आह भरी। फिर आंखों से छलकते आंसुओं के साथ वो नन्ही लड़की बोली, हे प्रभु, मैं नहीं जानती कि कौन सी शक्ति मुझे यहाँ खींच लाई है। मैं यहाँ क्यों आई? पर मुझे विश्वास हो रहा है कि यदि यहाँ से मैं तुमसे विनती करूं तो तुम अवश्य मेरी आवाज़ सुनोगे। मेरे सामने फैली झील, आकाश की ओर उठते ये सुंदर सुंदर पेड़, दूर नजर आती बर्फ से ढकी पर्वतों की चोटियाँ, आकाश का चांद तथा झिलमिलाते सितारे तुम्हें अर्पित मेरी प्रार्थना के साक्षी हैं। ऐसा कहते हुए वो फफक कर रो पड़ी। काफ़ी समय बाद वो संयत हुई। उसने फिर प्रार्थना की, ईश्वर, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुमने मेरे माता पिता को क्यों छीन लिए, जबकि मुझे उनकी छत्र छाया की बहुत आवश्यकता थी। मुझे अनाथ बनाकर तुम्हें क्या मिला? इस सारे ब्रह्मांड के तुम स्वामी हो, पर मुझे रहने के लिए एक छोटा सा घर भी नहीं मिला। क्या यही तुम्हारा न्याय है? यही नहीं, तुमने मेरे हाथ का वो रोटी का छोटा सा टुकड़ा भी ले लिया। इस शीत भरी रात में तुम्हारे संसार में इतने सारे छोटे छोटे बच्चे बेसहारा और बेघर बाहर जंगल में पड़े भूखे नंगे ठिठुर रहे हैं कि मुझे अपने भी एक एक करके उतार कर उन्हें देने पड़े। परिणाम स्वरूप मैं तुम्हारे सामने वस्त्रहीन खड़ी हूँ। नन्ही लड़की सांस लेने के लिए रुकी। कुछ देर पश्चात उसने भर्राए गले से उलाहना दी, मैंने कभी तुमसे शिकायत नहीं की, ना ही तुम्हें कोसा, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि मेरी कोई भावनाएं ही नहीं हैं या मेरा हृदय पत्थर है। खैर, मेरे माता पिता की छोड़ो, लेकिन नन्ही लड़की ना जाने कब तक क्या क्या शिकायत करती रही। यदि ऊपर से एक आवाज़ ने उसे टोका ना होता। ऊपर से आकाशवाणी हुई, ओ प्यारी नन्ही लड़की, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ। लड़की ने चौंक कर आकाश की ओर निहारा। आकाशवाणी जारी रही, पर क्योंकि तुम मेरी विशेष संतान हो, इसलिए मैंने तुम्हें धरती पर विशेष प्रयोजन से भेजा है। ऐसी संतान को कष्ट सहने पड़ते हैं और घोर परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। मुझे तुम पर गर्व है। तुमने सारी परीक्षाएं सफलतापूर्वक पार की हैं। अब तुम सुंदर वस्त्रों से सजी हो। जरा अपने बदन की ओर देखो। नन्ही लड़की ने अपने बदन को निहारा तो दंग रह गई। सचमुच वो अलौकिक रूप से मनोहक वस्त्रों से ढकी थी। अब चौंकने की बारी भगवान की थी। चमत्कार पर चमत्कार होने लगे। नन्ही लड़की के सामने
स्वादिष्ट व्यंजनों से सजे थाल प्रकट हुए। आकाश से घोषणा हुई, मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारे माता पिता को रात के भोजन पर तुम्हारे पास भेजूंगा। वे एक पूरी रात तुम्हारे साथ रहेंगे। और हाँ, मैं वचन देता हूँ कि महीने में एक बार जब तुम इस स्थान पर आओगी तो वे तुम्हारे साथ एक पूरी रात रहेंगे। नन्ही लड़की की प्रसन्नता का पारावार न रहा जब उसने अगले ही क्षण अपने माता पिता को अपने सामने खड़े पाया। उन्होंने अपनी बेटी को उठाकर बारी बारी से छाती से लगा लिया और खूब चूमा तथा रोए। खुशी के आंसू तीनों की आंखों में झर रहे थे। माँ ने अपने हाथों से नन्ही लड़की को खाना खिलाना आरंभ किया। तीनों ने साथ साथ भोजन किया। उस रात नन्ही लड़की सोई नहीं, माता पिता भी नहीं सोए। उन्हें भी अपनी बिटिया को बहुत कुछ बताना था। बातों ही बातों में रात कटती रही। पाँव फटने से पहले एक और चमत्कार हुआ। वे तीनों आकाश और चांद सितारों को लेटे लेटे निहारते हुए बातें कर रहे थे। अकस्मात झिलमिलाते तारे टूट टूट कर आकाश से नीचे गिरने लगे। हर तारा जो धरती पर आ गिरा एक सोने के टुकड़े में बदल गया। माँ ने मुस्कुराकर बेटी की ओर देखा। प्यारी प्यारी बिटिया, पाँव फटते ही हमें यहाँ से जाना होगा। जितने सोने के टुकड़े तुम बटोर सकती हो बटोर लो। अपने गांव लौटकर अपने लिए एक प्यारा सा घर बनाना और सुख से रहना। हाँ, एक बात और, उसने प्यार से अपनी बेटी को सहलाते हुए कहा, तुम्हारे नामकरण से पहले ही हमारी मृत्यु हो गई थी। प्रभु की कृपा से अब वो काम हम कर सकते हैं। अब से तुम्हारा नाम मालती होगा। अलविदा प्यारी बिटिया, मालती अलविदा। ऐसा कहते हुए नन्ही लड़की के माता पिता लुप्त होने लगे। मालती ने जब तक उत्तर में अलविदा करने के लिए हाथ उठाया तब तक वे दोनों लुप्त हो चुके थे। फिर भी नन्ही मालती को ये आसरा तो था ही कि वो कम से कम महीने में एक बार तो अपने माता पिता से मिल ही सकेगी। वो पूरी रात उनके साथ बिता सकेगी। वो काफ़ी देर आकाश की ओर ताकती रही। फिर मालती अपने गांव लौट आई और एक छोटा सुंदर सा घर बनवाकर उसमें सुख चैन से रहने लगी। अब वो दुनिया की और कुछ भी बात भूल जाए, परंतु महीने में एक बार जंगल की खुली जगह पर जाकर अपने माता पिता के साथ नियत समय पर रात बिताना नहीं भूलती थी। तो ये थी कहानी। कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम अगली कहानी सुनते हैं, जिस कहानी का नाम है 7 मेमने और मक्कार भेड़िया। एक घने और हरे भरे जंगल के किनारे एक प्यारी सी झोपड़ी में माँ बकरी अपने 7 नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ रहती थी। वे सभी एक खुशहाल परिवार की तरह रहते थे। एक सुहानी सुबह माँ बकरी ने अपने बच्चों को पास बुलाया और प्यार से समझाया, मेरे प्यारे बच्चों, मैं जंगल में ताज़ी घास और खाना लेने जा रही हूँ। मेरे पीछे घर का दरवाज़ा बंद रखना और किसी के लिए भी मत खोलना। उस दुष्ट भेड़िए से बहुत सावधान रहना, वो भेष बदलने में माहिर है। 7 नन्हे मेमनों ने वादा किया, जी माँ, हम ध्यान रखेंगे, हम घर के अंदर ही रहेंगे। माँ ने सबको गले लगाया और जंगल की पगडंडी पर चल दी। झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ भेड़िया ये सब देख रहा था। जैसे ही माँ ओझल हुई, उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। आज तो दावत होगी, उसने सोचा और झोपड़ी की ओर बढ़ा। उसने दरवाज़ा खटखटाया, खट खट खट, और अपनी भारी आवाज़ बदल कर बोला, दरवाज़ा खोलो मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे लिए जंगल से बहुत सारी चीज़ें लाई हूँ। लेकिन मेमने बहुत होशियार थे। उन्होंने भारी और फटी हुई आवाज़ पहचान ली। सबसे बड़े मेमने ने निडर होकर कहा, तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ की आवाज़ तो बहुत सुरीली है और तुम्हारी आवाज़ फटे ढोल जैसी है। तुम वही दुष्ट भेड़िया हो, चले जाओ यहाँ से। भेड़िया गुस्से में वहाँ से चला गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
वो पास की एक दुकान पर गया और वहाँ से ढेर सारा शहद और गुड़ खा लिया। इससे उसका गला एकदम साफ हो गया और आवाज़ शहद जैसी मीठी हो गई। वो वापस लौटा और फिर से दरवाज़ा खटखटाया। खट खट खट, खोलो मेरे नन्हे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। इस बार उसकी आवाज़ वाकई मीठी थी। मेमनों को लगा कि शायद माँ आ गई, लेकिन तभी एक समझदार मेमने को माँ की चेतावनी याद आई। उसने कहा, अगर तुम हमारी माँ हो तो दरवाजे के नीचे से अपना पैर दिखाओ। भेड़िए ने बिना सोचे अपना काला और खुरदुरा पंजा नीचे से दिखाया। उसे देखते ही बच्चे डर के मारे पीछे हट गए। नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ के पैर तो सफ़ेद और सुंदर हैं, तुम्हारे पैर काले हैं। तुम झूठे हो, भाग जाओ। भेड़िया अब झुंझला गया था। वो सीधा गांव की पंचक्की यानी आटे की चक्की पर गया और वहाँ से थोड़ा आटा चुरा लिया। उसने अपने काले पंजे पर खूब सारा सफ़ेद आटा मला, जब तक कि वे एकदम सफ़ेद ना हो गए। अब वो पूरी तैयारी के साथ तीसरी बार लौटा। खट खट खट, मेरे प्यारे बच्चों, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है, दरवाज़ा खोलो। उसने मीठी आवाज़ में कहा और अपना सफ़ेद पुता हुआ पंजा नीचे से दिखाया। इस बार मेमने ने सफ़ेद पंजा देखा और मीठी आवाज़ सुनी तो उन्हें पूरा यकीन हो गया कि ये उनकी माँ ही है। उसने खुशी खुशी कुंडी खोल दी, लेकिन हाय, सामने भेड़िया खड़ा था। दरवाज़ा खोलते ही वो झपटा। मेमने अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कोई पलंग के नीचे दुबका, कोई संदूक में, कोई रजाई के अंदर तो कोई रसोई के बर्तनों के पीछे। सबसे छोटा मेमना, जो बहुत चतुर था, दीवार पर लगी बड़ी पुरानी घड़ी के बक्से में छिप गया। भेड़िए ने एक एक करके 6 मेमने को ढूंढ निकाला और उन्हें हड़प कर गया। केवल घड़ी में छिपा सबसे छोटा मेमना ही बच गया। पेट भरने के बाद भेड़िया जंगल में एक पेड़ के नीचे जाकर गहरी नींद में सो गया। थोड़ी देर बाद जब माँ बकरी लौटी तो घर का हाल देख उनके होश उड़ गए। दरवाज़ा खुला था और सामान बिखरा पड़ा था। मेरे बच्चे कहाँ हैं? वो रोने लगी। तभी एक धीमी सी आवाज़ आई, माँ, मैं यहाँ हूँ, घड़ी के अंदर। सबसे छोटा मेमना रोते हुए बाहर आया। उसने माँ को बताया कि कैसे भेड़िया सबको खा गया। माँ बकरी का दिल टूट गया, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत बांधी। उन्होंने कैंची, सुई और धागा उठाया और जंगल की ओर दौड़ी। वहाँ उन्होंने देखा कि भेड़िया खर्राटे ले रहा है और उसका पेट बहुत फूला हुआ है। बिना कोई आवाज़ किए माँ ने कैंची से उसका पेट काटा और चमत्कार, एक एक करके उनके 6 बच्चे सही सलामत बाहर निकल आए। वे डरे हुए थे लेकिन जिंदा थे। माँ ने जल्दी से बच्चों से कहा कि वे नदी के किनारे से बड़े बड़े पत्थर ले आए। उन्होंने भेड़िए के पेट में पत्थर भर दिए और सुई धागे से उसका पेट सिल दिया। जब भेड़िया सोकर उठा तो उसे बहुत प्यास लगी। पत्थरों के बोझ से उसका चलना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही वो पानी पीने के लिए तालाब पर झुका, पत्थरों के वजन ने उसे खींच लिया और वो छपाक से पानी में गिर गया और डूब गया। माँ बकरी और 7 मेमने खुशी से नाचने लगे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और समझ गए कि मुसीबत में बुद्धि और सावधानी ही सबसे बड़ा हथियार है। तो कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम अगली कहानी सुनते हैं, जिस कहानी का नाम है 7 परियों की कहानी। आकाश में उड़ रही थी, उन्हें कोई भी देख नहीं पा रहा था, लेकिन वो परियां इस बारे में जानना चाहती थी कि वो झोपड़ी जो उन्हें ऊपर से नज़र आ रही है उसमें कौन रहता है। उसे ही देखने के लिए 7 परियां वहाँ आई थीं। 7 परियां उस झोपड़ी की तरफ जाती हैं और देखती हैं कि वहाँ पर कौन रहता है। तभी उनमें से एक परी अंदर देखती है तो एक बुढ़िया बैठी हुई खाना बना रही होती है। वो परी बुढ़िया को खाना बनाते हुए देखकर वहीं पर रुक जाती है। तभी कुछ परियां
उसके पास आती हैं और कहती हैं कि तुम अंदर क्या देख रही हो। तभी परी कहती है कि मैं बुढ़िया को खाना बनाते देख रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये बुढ़िया खाने में स्वादिष्ट चीज़ बना रही है। परी कहती है कि उसका स्वादिष्ट खाना बहुत अच्छा होगा। हमें अंदर जाकर बुढ़िया से बात करनी चाहिए और खाने के लिए पूछना चाहिए। तभी कुछ परी कहते हैं कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, बट वो बुढ़िया हमें पकड़ लेगी तो हमें बाहर निकलने में मुश्किल हो सकती है। सातों परियां यहाँ ये बात जानती थीं कि हम बहुत सारे हैं और वो बुढ़िया अकेली रहती है, इसलिए वो पकड़ नहीं सकती। वो बुढ़िया से डरती नहीं हैं, दरवाजे पर दस्तक देती हैं। जब बुढ़िया दरवाजे पर आती है और देखती है कि परियां बाहर खड़ी हैं तो वो उन्हें देखकर डर जाती है, क्योंकि वो नहीं समझ पाती हैं कि परियां एक साथ यहाँ पर क्या कर रही हैं। तभी 7 परियां झोपड़ी के अंदर आ जाती हैं। बुढ़िया पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी परियां कहती हैं कि हमें आपके खाने की खुशबू बहुत दूर से आ रही थी। हमें लग रहा था कि आप बहुत अच्छा खाना बना रही हैं, इसलिए हम परियों ने यही सोचा कि हमें चलकर आपसे बात करनी चाहिए और थोड़ा खाना हमें भी खाना चाहिए। ये सुनकर बुढ़िया खुश हो जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें मेरा खाना अच्छा लगता है तो तुम खा सकती हो। ये बात सुनकर 7 परियां खुश हो जाती हैं और बुढ़िया के पास बैठ जाती हैं। बुढ़िया खाना लगा कर लाती है और सभी परियां खाना खाती हैं और कहती हैं कि इतना स्वादिष्ट खाना हमने कभी नहीं खाया। बुढ़िया कहती है कि मैं यहाँ पर काफ़ी समय से रह रही हूँ। मैं गांव से कुछ दूरी पर रहती हूँ। यहाँ पर कोई नहीं आता है, इसलिए मैं तुम्हें देखकर डर गई थी। मुझे लग रहा था कि तुम मुझे नुकसान पहुँचा सकती हो, लेकिन जब तुमने मेरे खाने की बात कही तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद 7 परियां यहाँ से जाना चाहती थीं और जाते वक्त ही 7 परियों ने एक वरदान दिया कि तुम्हें कभी कोई परेशानी होगी तो तुम हमें बुला सकती हो। बुलाने के लिए परियों ने बुढ़िया को घंटी दी। जब भी बुढ़िया इस घंटी को बजाए 7 परियां वहाँ पर आ जाएंगी। बुढ़िया कहती हैं कि तुम बहुत अच्छी परियां हो जो मेरे यहाँ पर आई और मेरा खाना खाया। मुझे बहुत अच्छा लगा और हमेशा यहाँ पर आते रहना, जैसे कि मुझे भी लगे कि आप लोग मेरी चिंता करते हो। 7 परियां उसके बाद वहाँ से चली जाती हैं और बुढ़िया उन्हें देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि वो समझ नहीं पाती कि परियां यहाँ पर कैसे आ गईं। लेकिन जैसे ही 7 परियां आईं उसे बहुत अच्छा लगा। कभी कभी लाइफ में ऐसी भी बातें होती हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो चलिए अब हम अगली कहानी सुनते हैं। ये भी 7 परियों की दूसरी कहानी है। 7 परियां अपनी जगह पर यही बात करती हैं कि हमें यहाँ से बाहर जाकर देखना चाहिए कि बाहर की दुनिया में लोग कैसे रहते हैं, जबकि रानी परी उन्हें जाने के लिए मना करती है, क्योंकि उसे यही लगता है कि कोई भी आदमी उन्हें पकड़ सकता है। यही कारण है कि वो किसी भी परी को बाहर जाने नहीं देती है। मगर वो 7 परियां बाहर जाना चाहती हैं, लेकिन वो जानती हैं कि रानी परी को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए वो शाम के समय में बाहर जाती हैं, जब रानी परी उस वक्त नहीं होती हैं। जब वो बाहर जाती हैं तो उन्हें वहाँ का मौसम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पर हल्की बारिश हो रही थी। यही कारण था कि उस जगह पर उन्हें जाना अच्छा लगता है। वो देखती हैं कि एक लड़का बारिश में घूम रहा है, वो बारिश को देख रहा है। 7 परियां उसे देखती हैं, लेकिन वो लड़का अभी भी बहुत छोटा है। परियों को भी मौसम अच्छा लगता है जब बारिश होती है। 7 परियां जब आकाश में उड़ रही थीं, तभी एक आदमी उन्हें देखता है। वो सोचता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये परियां हैं, क्योंकि ये तो सभी कहानियों में ही सुनने के लिए मिलती हैं, लेकिन ये तो यहाँ पर आ गई हैं।
अगर मैं एक भी परी को पकड़ सकता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा इनाम मिल सकता है। लेकिन वो ऐसा कैसे कर पाएगा, क्योंकि वो तो आकाश में उड़ रही थी। तभी वो आदमी एक जाल को अपनी छत से फेंकता है जिससे वो परी को पकड़ सकता है। वो जाल परी के ऊपर जाता है और परी नीचे आने लगती हैं। आदमी बहुत खुश होता है क्योंकि परी को पकड़ चुका है। लेकिन कुछ परियां देखती हैं कि एक परी जाल में फंस गई है। वो उसे छुड़ा देती हैं। इस तरह वो सातों परियां वहाँ से ऐसे चली जाती हैं। वो अब समझ जाती हैं कि रानी परी क्यों कहती है कि उन्हें ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह उन्हें कोई भी पकड़ सकता है। अगर आपको ये 7 परियों की कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए अगली कहानी सुनते हैं। तो आइए 7 परियों की तीसरी कहानी सुनते हैं। रानी परी सभी 7 परियों के पास आती हैं। वैसे भी सातों परियों से कहती हैं कि आपको कहीं भी नहीं जाना है और मेरी बात पर ध्यान देना होगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो इसके लिए तुम्हें सज़ा मिल सकती है। मुझे पता चला है कि कुछ समय पहले तुम इंसान की दुनिया में गई थी। ये बात सुनकर 7 परियां डर जाती हैं और कहती हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा। हमें आपको एक मौका और देना चाहिए। रानी परी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका और देती हूँ और आगे से इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुम्हें इंसान की दुनिया में कभी नहीं जाना है। उसके बाद रानी परी वहाँ से चली जाती है। सातों परियां इस बात के लिए सोचती हैं कि रानी परी को ये कैसे पता चल गया कि हम कुछ समय पहले इंसान की दुनिया में गए थे। हमें पता करना होगा कि यहाँ पर कौन है जो रानी परी को हमारे बारे में सभी खबर दे रहा है, क्योंकि कोई तो हमारे बीच में ऐसा है जो रानी परी को सब कुछ बता देता है। सातों परियां पता लगाने के लिए चारों ओर चलती हैं। परियां देखना चाहती हैं कि वो कौन है जो रानी परी को बता रहा है। तभी उनमें से एक परी कहती है कि जिस दरवाजे से इंसान की दुनिया में गए थे वहाँ पर हमें चलकर देखना चाहिए। परियां को अब समझ में आ गया था कि वहीं पर कोई नज़र रख रहा है। तभी 7 परियां वहाँ पर गईं और उन्होंने देख लिया कि वहाँ पर रानी परी का कोई पहरेदार है जो ये बात बता देता है कि कौन इंसान की दुनिया में यहाँ से गया है। उन सभी 7 परियों को तो पता चल चुका था, लेकिन वो इस बात के लिए परेशान हो रही थीं कि आगे से हम कभी भी इंसान के दुनिया में नहीं जा पाएंगे। तभी उनके पास एक ऐसा संकेत आता है जिससे उन्हें पता चलता है कि जिस इंसान से वो मिले थे वो बुला रहा है। लेकिन अब 7 परियां बाहर नहीं जा सकती थीं, क्योंकि द्वार पर वो पहरा दे रहा है और जैसे ही वो उस जगह से निकलेंगी ये बात रानी परी तक पहुंच जाएगी और उसके बाद उनके सामने समस्या खड़ी हो जाएगी। सातों इस बारे में बात करती हैं और कहती हैं कि हम सब एक साथ नहीं जा सकते, लेकिन अगर हम उस पहरेदार का ध्यान भटका दें तो हम में से कुछ परियां इंसान की दुनिया में जा सकती हैं और जब हम वापस आएं तब भी वैसा ही करें। तो वो संभव हो सकता है और उन्होंने ऐसा ही किया। उसके बाद पहरेदार को भटका दिया, जिसके कारण कुछ परियां इंसान की दुनिया में चली गईं और उस इंसान से मिलने के लिए वहां पर पहुंच गईं जिसने उन्हें बुलाया था। परियां कहती हैं, आपने हमें क्यों बुलाया है? तभी वो कहता है कि मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि बहुत समय हो गया है आपको आए हुए और आप आई भी नहीं। आपने कहा था कि जब भी हम आपको बुलाएंगे आप आ जाएंगी। वो परियों से बातें करना चाहता था। वो जानना चाहता था कि वो किस दुनिया में रहती हैं और जिससे उन्हें भी पता चल सके कि वहाँ की दुनिया कैसी है, और इस बारे में बात कर रहा था। तभी वो परियां कहने लगी कि हम बहुत मुश्किल से यहाँ आई हैं क्योंकि रानी परी ने हम पर नज़र रखी हुई है। तभी वो इंसान कहता है कि अब आपको वापस चले जाना चाहिए, इससे पहले कि रानी परी आपको कोई भी सज़ा दे पाए। उसके बाद वो सभी परियां वापस अपनी जगह पर जाना चाहती हैं और फिर से पहरेदार का ध्यान भटका देती हैं और उसके बाद
वो उस दुनिया में प्रवेश कर जाती हैं। इस तरह रानी परी की नज़र से वो बच भी गईं और इस बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं चला कि वो इंसान की दुनिया से होकर आई हैं। परियों ने इस तरह का रास्ता खोज निकाला था जिससे कि बारी बारी से बाहर जा सकती थी, लेकिन एक साथ में नहीं जा सकती थी। अगर आपको ये सातों परियों की कहानी अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे इस कहानी को शेयर करिएगा। तो चलिए अब हम अगली कहानी सुनते हैं जिसका नाम है जादुई चक्की की नई कहानी। जब एक आदमी जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रहा था तभी उसकी नज़र एक जादुई चक्की पर पड़ती है, लेकिन वो इस बात को नहीं जानता था कि वो जादुई चक्की है। वो उसके पास जाता है, वो सोचता है कि ये चक्की कहाँ से आई है। जब वो आदमी ध्यान से देखता है तो वो सूरज की रोशनी में चमक रही होती है, क्योंकि वो सोने की चक्की थी। वो आदमी खुश हो जाता है और सोचता है कि सोने से बनी चक्की ये मेरे बहुत काम आ सकती है। इसलिए चक्की को लेकर अपने घर पर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि आज मुझे एक सोने की चक्की मिली है। पत्नी कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें सोना मिल गया है, लेकिन इसे हम बेच नहीं सकते हैं। अगर हम इसे बेचते हैं तो कोई भी आदमी हमसे ये पूछ सकता है कि ये सोने की चक्की तुम्हारे पास कहाँ से आई, इसलिए हमें इसका प्रयोग करना होगा। वो आदमी उस चक्की को देखता है और सोचता है कि ये हमारी किस काम आ सकती है। तभी वो चक्की को घुमाने की कोशिश करता है और मन में उसके बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं। उन्हीं सवालों में से एक सवाल ये भी था कि अगर मेरे पास बहुत सारा खाना आ जाता तो आज मैं भरपेट खाऊंगा। जब आदमी उस बात को सोचकर चक्की को चलाता है तो चक्की उसके लिए बहुत सारा खाना लाता है। ये देखकर आदमी बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि ये सोने की तो बनी है, लेकिन साथ ही ये जादुई चक्की भी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जादुई चक्की हमारे बहुत काम आ सकती है। अब पत्नी भी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो जादुई चक्की सोने की बनी हुई थी और दूसरी बात ये थी कि वो उनके लिए खाना भी ला सकती थी और बहुत सारे सामान भी जिसकी ज़रूरत उन्हें पड़ सकती थी। उसके बाद उसकी पत्नी ने बहुत सारी चीज़ों को अपने घर पर मंगवा लिया था। उसने मन में बहुत सारे फर्नीचर के बारे में सोचा था। वो सारा फर्नीचर भी आ चुका था। जिस तरह पत्नी सोचती चली गई और चक्की को घुमाती चली गई, उसी तरह उनका घर भी सभी सामान से भर चुका था। अब उन्हें किसी भी सामान की ज़रूरत नहीं थी। पति पत्नी का जीवन एकदम से बदल गया था। कहाँ पर वो गरीब का जीवन व्यतीत कर रहे थे और अचानक वो अमीर बन गए थे। ये बात सोचकर आदमी बहुत खुश हो गया था। उसको पता चला था कि अगर आज मैं जंगल में ना जाता और लकड़ियाँ काटने की कोशिश ना करता तो शायद मुझे ये चक्की जीवन में कभी नहीं मिलती। एक जादुई चक्की है। पत्नी ने कहा कि इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास एक जादुई चक्की है जो बहुत कुछ कर सकती है। अगर किसी को इस बारे में पता चल जाता है तो वो हमारी चक्की ले सकते हैं, इसलिए हमें ये बात किसी को नहीं बतानी। आदमी भी इस बात को अच्छी तरह जानता था। आदमी ने बहुत सारा कर्ज ले रखा था जो कि उसे साहूकार को चुकाना है। साहूकार के पास जाता है और अपना सारा कर्ज चुका देता है। ये देखकर साहूकार भी सोचता है, क्योंकि साहूकार इस बात को जानता है कि ये आदमी कभी भी मेरा कर्ज नहीं चुका सकता है, क्योंकि इसके पास इतना धन कहाँ से आया होगा। ये बात साहूकार के मन में चल रही थी, लेकिन उस आदमी ने साहूकार को कुछ भी नहीं बताया था। रात हो चुकी थी और साहूकार उस आदमी के घर पर चला गया था, जिससे कि वो पता कर पाए ये आदमी कहाँ से इतना सारा धन लेकर आया है, जिससे कि मेरा सारा धन चुका दिया। साहूकार ने देखा कि उसके पास एक सोने की चक्की है। वो सोने की चक्की देखकर चौंक गया और सोचने लगा कि ये चक्की इनके पास कैसे आ सकती है, ये तो सोने की बनी है। साहूकार कुछ देर रुकता है और देखता है
कि ये लोग क्या करते हैं। तभी साहूकार देखता है कि उस चक्की को वो लोग घुमा रहे थे और हर एक सामान घर में ला रहे थे। खाने की व्यवस्था भी आसानी से कर देती है। देखकर साहूकार चौंक गया, सोचने लगा कि ये चक्की तो मेरे पास होनी चाहिए। इनके पास ये चक्की क्या कर रही है। आज तो साहूकार ने देख लिया था कि वो आदमी क्या कर रहा है और किस प्रकार सामान बना रहा है, लेकिन साहूकार उस चक्की को लेना चाहता था। इसलिए साहूकार के मन में ये विचार चल रहा था कि उस चक्की को कैसे भी प्राप्त किया जाए। अगली रात को साहूकार उनके घर पर जाता है। जब वो सो रहे होते हैं तो वो चक्की को चुरा कर ले जाता है। जब साहूकार अपने घर पर वो चक्की को लेकर जाता है और घुमाने के बाद धन की मांग करता है तो चक्की कुछ भी नहीं देती है। ये देखकर साहूकार को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि ये चक्की किसी काम की नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लोग पता नहीं इसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो धन मांग रहा हूँ, ये तो मुझे कहीं भी धन नहीं दे रही है। कुछ देर बाद ही वो चक्की बोलती है कि तुम लालची हो, जितना तुम लालच करते हो उतनी ही तुम लालची बनते जाते हो, इसलिए तुम्हारी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो सकती। इस प्रकार चक्की वहाँ से गायब हो जाती है। साहूकार सोचता है कि ये मेरे लालच की वजह से हुआ है, क्योंकि वो लोग तो चक्की से धन नहीं मांग रहे थे, लेकिन वो सभी सामान मांग रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि धन की मांग नहीं की होगी। इस प्रकार साहूकार को लगता है कि उससे गलती हो गई है। लेकिन जब वो अगले दिन साहूकार के घर जाता है तो वो चक्की वहीं पर पाता है। उस चक्की को देखकर वो चकित हो जाता है। अब उसे समझ में आ जाता है कि उसका लालच ही चक्की को गायब करवा चुका था और वो लालची नहीं है, इसलिए चक्की उन्हीं के पास है। अगर आपको ये जादुई चक्की की कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। इसके अलावा मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब अगली कहानी सुनते हैं, जिसका नाम है जादुई चक्की से मिला सोना। आज मैंने देखा कि हमारे पड़ोस से चक्की के चलने की आवाज़ आ रही है। इससे पहले तो कभी भी यहाँ पर चक्की की आवाज़ नहीं आती थी। उसकी पत्नी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बात तो है जो हमें पता नहीं है, हमें चल कर देखना चाहिए। हम दोनों उस घर के पास जाते हैं जिससे वो आवाज़ आती है। वो देखते हैं कि चक्की चल रही है, उस चक्की में से सोना निकल रहा है। ये देखकर वो दोनों सोचते हैं कि ये साधारण चक्की नहीं है, ये तो कोई जादुई चक्की है, हमें इसे लेना चाहिए, तभी हमारे घर में भी सोना आ जाएगा। वो दोनों इस बात का इंतज़ार करते हैं कि जब वो दोनों सो जाएंगे तो हम उस जादुई चक्की को चुरा सकते हैं। कुछ समय बाद ही दोनों सो जाते हैं। आज उन्होंने बहुत सारा सोना प्राप्त कर लिया है, बाकी का काम अगली रात को कर सकते हैं। उनके पड़ोसी खिड़की से अंदर जाकर वो जादुई चक्की चुरा लेते हैं। जब वो घर आते हैं तो उसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि उन्हें भी बहुत सारा सोना चाहिए था। लेकिन वो जादुई चक्की को चलाते हैं, उसमें से कुछ भी नहीं निकलता है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है, ये कैसे हो सकता है। अभी तो वो देख कर आए थे कि सोना निकल रहा था, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं है। वो सोचते हैं कि हमें मन में बोलना है, शायद तभी वो सोना मिल पाएगा, मगर ऐसा नहीं था। फिर भी वो जादुई चक्की काम नहीं कर रही थी। उनके लिए ये अब बेकार थी, क्योंकि वो कुछ नहीं करती है। वो उसे दूर जाकर फेंक देते हैं। वो घर आ जाते हैं। अगली रात को फिर से वो जादुई चक्की चलने लगती है। उनके पड़ोसी देखते हैं कि वो फिर से सोने देती है। ये कैसे हो रहा है। वो आदमी सोचता है कि कोई और बात है जो मुझे पता नहीं है। वो उनके घर के पास जाता है जिससे पता चल पाए कि ये कैसे काम करती है। तभी वो सुनता है कि जिसके मन में लालच नहीं होता है उसे ये जादुई चक्की सोना देती है। अब वो समझ जाता है कि ये काम क्यों नहीं कर रही थी, इसलिए जीवन में लालच नहीं करना चाहिए। तो ये थी कहानी। आपको हमारी इतनी कहानियों में से कौन सी कहानी अच्छी लगी, हमें ज़रूर कमेंट करिएगा।
तो चलिए यहीं पे कहानी समाप्त करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स भी करिएगा। मेरे वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों, यारों, मित्रों को, परिवारजनों को, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों, जिसको जिसको जानते हैं सबको शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।